हेलो फ्रेंड्स। आज क्रोनिक केस है हमारे पास, नॉन हीलिंग अल्सर। तो डायबिटिक है पेशेंट, तो इसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हम फर्स्ट स्टेप हमारा है, हमने नॉर्मल सलाइन से जो वूंड को हमने वॉश करने से जो भी डिब्रे वगैरह होएगा या फिर जो सुपरफिशियल बैक्टीरिया है तो वो इससे साफ हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप जो हमारा है, हमने स्टरलाइज गॉज लेके बीटाडीन लोशन एंड नॉर्मल सलाइन का हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है, तो उसे हम हल्के से वाइप करेंगे। ज़्यादा हमने जोर उसके अंदर नहीं लगाना है। रीज़न इज़ कि जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं वो हमने उनको डैमेज नहीं पहुंचाना है। एंड एक चीज़ का जो हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि हम जब कभी भी वूंड को क्लीन करेंगे, हमने उसके बाद में हमने स्टरलाइज गॉज लेके उसको पैट ड्राई ज़रूर करना है। क्योंकि उसके बाद में जो भी हम ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं तो कोई उसके बीच में किसी चीज़ की कोटिंग वगैरह नहीं आती है, तो डायरेक्टली ऑइंटमेंट जो है वो वूंड के ऊपर अप्लाई हो जाती है। एंड कुछ लोग हाइड्रोजन डाल देते हैं जख्मों के ऊपर, या फिर डेटोल का यूज़ या सेवलॉन या डायरेक्ट बीटाडीन का यूज़ करते हैं, वो हमने नहीं करना है। इससे भी जो हेल्दी टिश्यूज़ होंगे वो डेड हो जाएंगे। इसके बाद में हम अपने स्टरलाइज हैंड्स से हमने ऑइंटमेंट की जो है एक कोटिंग लगानी है वूंड के ऊपर। स्टरलाइजेशन का इसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि मोस्टली वूंड्स नहीं हील होते हैं। रीज़न इज़ बिकॉज स्टरलाइजेशन का हम ध्यान नहीं रखते हैं। हम जैसे मुझे असिस्ट कर रहे हैं तो असिस्टेंस में वो जो भी है वो नॉन स्टरलाइज चीज़ों को हाथ लगाएंगे, जैसे कोई भी पैकेट खोला या फिर इन्होंने जैसे ट्यूब अभी मेरे को दिया, तो इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना होता है वूंड केयर के अंदर स्टरलाइजेशन का। तो एक छोटी सी कोटिंग कर देंगे हम वूंड के ऊपर। तो अब होते क्यों है वो तो काफ़ी बड़ी एक कहानी है, बट इसके अंदर स्पाइडर वेन सबसे पहले होते हैं, फिर उसके बाद में वेरिकोज वेन, फिर लेग अडीमा होता है, पैर में सूजन आती है, फिर स्किन चेंजेस, उसके बाद लेग अल्सर्स होते हैं। तो ये स्टेजेस होती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो बात की बात है। अब हम बैक्टी ग्रास ले लेंगे। बैक्टी ग्रास लेके 10x10 का हमने बैक्टी ग्रास लिया है। तो मुझे असिस्ट किया है इन्होंने, तो उन्होंने जैसे बाहर का कवर खोल के रखा था, मैंने अंदर से उसको निकाल लिया है बैक्टी ग्रास की शीट को। तो शीट को हमने अपनी ऑइंटमेंट जो है उसके ऊपर हमने लगा लेना है। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी जो है बैक्टी ग्रास की शीट को अच्छी तरह वूंड को कवर कर देना है। मेन बैक्टी ग्रास का काम क्या होता है, ये वूंड हील नहीं करता है, बट इसका काम है जख्म के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जख्म से एक बैरियर बना के रखता है ये। तो कुछ लोग हैं जो बैक्टी ग्रास डायरेक्टली लगा देते हैं जख्मों के ऊपर, बट वो जख्म नहीं भरता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बैक्टी ग्रास लगाने के बाद में हमने इसको कभी भी डायरेक्टली कॉटन से कवर नहीं करना है। ये कई लोग गलतियां करते हैं कि जख्म के ऊपर डायरेक्ट कॉटन लगा देते हैं, तो उससे क्या है, जो कॉटन के रेशे होते हैं वो जख्म के ऊपर ही चिपक जाते हैं, तो जिससे भी वूंड हील नहीं हो पाता है। इसके बाद में हमने स्टरलाइज गॉज लेनी है। तो गॉज हम लेंगे, तो मुझे असिस्ट कर रहे हैं, तो हमने आउटर कवरिंग को हाथ नहीं लगाना है। हम गॉज पीस लेके हमने गॉज पीस से फिर इसको कवर कर देना है। गॉज पीस से कवर करने के बाद में हम इसके ऊपर कॉटन लगा सकते हैं, बट मैं कॉटन जैसे नहीं लगाऊंगा, वो आपके ऊपर है। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं जो ड्रेसिंग आपने करनी होती है, जो प्रॉपर मैनर के अंदर जो हमने ड्रेसिंग करनी होती है, वो ये स्टेप्स होते हैं। उसके बाद में हम जब कभी भी प्रेशर बैंडेज बांधो या क्रेप बैंडेज बांधो, तो हमेशा नीचे से ऊपर, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड पोजीशन हमने ड्रेसिंग करनी है। कभी भी हम ऊपर से नीचे ड्रेसिंग नहीं करेंगे, और जो ड्रेसिंग होएगी वो हमेशा टाइट होएगी, जिससे जो है एकदम फर्म ग्रिप में, लूज हमने ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये प्रोसीजर होता है ड्रेसिंग करने का। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।